दोस्तों जय हिंद और आप सभी का वेलकम है आपके प्रीतम आर्ट्स अकेडमी में। और जैसा कि आज देख रहे हो कि आज का जो हमारा सेशन चलेगा वो क्लास 10 का जो चैप्टर 1 है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, उसमें हम लोगों ने बेसिकली दो पार्ट ले लिया था। एक तो इंट्रोडक्शन क्लास लिया था और साथ में हम लोगों ने उस पर बात किया था। जो फेडरिक सरियो जो था उस पर भी बात कर लिया था। देन हम लोग बात किए थे कि जो अनसेट रेनिन था उसके बारे में भी हम लोगों ने बात किया था। तो आज हम लोग देखेंगे चैप्टर के आगे, ठीक है। चैप्टर के आगे अपने टेक्स्ट बुक पे आप देखोगे कि आपके चैप्टर पे लिखा होगा फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्रवाद का विचार। तो आज हम लोग बात करेंगे फ्रांसीसी क्रांति के बाद जो देश में जो राष्ट्रवाद का विचार वो फ्रांस से उत्पन्न होकर पूरे विश्व में कैसे फैला, हम लोग उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो उससे पहले आप लोग जान लो कि जो फ्रांस की क्रांति, ठीक है, आप लोगों को अगर फ्रांस की क्रांति के बारे में जानकारी लेना है कि फ्रांसीसी क्रांति क्या थी, तो क्लास 9 का जो हिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर है आप उसको स्टडी कर सकते हो। या तो फिर आप आपके चैनल का जो यानी कि प्रीतम आर्ट्स एकेडमी का जो प्लेलिस्ट है आप वहां पे भी जाकर, ठीक है, वहां पे भी जाकर जो क्लास 9 का जो हिस्ट्री है उसका जो फर्स्ट जो मैंने क्लास लिया हुआ है इंट्रोडक्शन क्लास यूरोप फ्रांसीसी क्रांति का, आप वो देख लोगे तो आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा कि ऐसी क्रांति क्यों हुई थी, ठीक है। तो हम लोग टाइम ना वेस्ट करते हुए क्लास को शुरू करते हैं। तो आप देखोगे अगर मैं बात करूं यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय का, तो आपको पता है कि राष्ट्रवाद की जो पहली भावना थी यानी कि देश के बारे में सोचने समझने की या राष्ट्र के विकास के बारे में या राष्ट्र को आजाद कराने के बारे में अगर मैं पहला सोच बोलूं या पहला विचार बोलूं या पहला मैं भावना का बात करूं, तो वो जो पहली राष्ट्रवाद की जो अभिव्यक्ति थी, लोगों ने राष्ट्रवाद के बारे में सोचा, तो वो जो घटना हुई थी वो फ्रांस की क्रांति के साथ शुरू हुई थी। और आपको पता है कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? 1789 यानी कि 1789 ईस्वी में या 89 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति हुई थी। यहां तक बात क्लियर है? तो इस ये जो क्रांति हुई थी ये एक ऐसा शासन के खिलाफ था जो निरंकुश शासन था, जिसमें लोगों को हर तरह का शोषण किया जाता था। रीजन इसका ये था कि जो राजा थे, ठीक है, जो फ्रांस का जो राजा था उसका जो राजकोष था, जब वो गद्दी पे बैठा लुसोलवा, तो बैठते ही बैठा, उसके बाद जब वो निरीक्षण पे गया कि मेरे पास कितने पैसे हैं, मैं उन पैसों से क्या कर सकता हूं, तो उसने पाया कि उसका जो पूरा राजकोष था वो बेसिकली खाली हो चुका था। उसको सरकार चलाने के लिए किसी तरह का कोई कोई पैसा नहीं था, लेकिन उसको तो देश चलाना था, वो तो राजा था, वो तो सम्राट था। तो फिर वो देश को कैसे चलाए इसके लिए उसके पास बहुत बड़ा टेंशन था। तो उसको उस टेंशन को दूर करने के लिए जितने भी तरह के जो डेली बेसिक के जो काम थे, उनके जो खर्चे थे, अपनी शानो शौकत पे जो खर्चे थे, सेना पे जो खर्चे थे और जो अलग अलग तरह के खर्चे थे, उनको उनको ठीक से करने के लिए सबसे पहले लुई सोल्वा ने क्या किया कि वहां पे कर व्यवस्था लगा दिया, ज्यादा मात्रा में कर लेने लगा। तो वहीं से फ्रांस की क्रांति शुरू होती है। जार जो लुई सोल्वा जो है वो 1774 में, मैं कब का बात करूं, 1774 में फ्रांस का राजा बना था। और क्रांति कब हुई थी? 1789 में। वो जब राजा बना तो वो 20 साल का था। तो वो पूरी जो क्लासेस है वो आप प्लेलिस्ट में क्लास 10 का जो इंट्रोडक्शन का क्लासेस है और जो भागवन का जो क्लासेस है वो आप देख लोगे तो आपको सारा क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो में आज हम लोग देखेंगे कि जब जब पहला जो राष्ट्रवाद का जो उदय है वो स्टार्टिंग कहां से हुआ था? फ्रांस से स्टार्टिंग हुआ था। तो फ्रांस में कितनी कितने सन में? तो 1789 सन में। आपसे क्वेश्चन कभी ऐसे पूछ सकता है कि आप ये बताइए कि पहला अगर मैं राष्ट्रवाद की भावना का बात करूं, राष्ट्रवाद के विकास का मैं बात करूं, तो वो घटना कब से स्टार्ट हुई? तो आपको कितना बताना है? 1789 से। पूछेगी कहां से, तो आपको क्या बताना है कि वो जो घटना थी वो फ्रांस से स्टार्ट हुआ था। तो ये जो पूरा जो घटनाक्रम था फ्रांस में, फ्रांस का जो पूरा पूरा जो घटनाक्रम था, वो जो घटनाक्रम था वो फ्रांस का ऐसा राज्य था जिसके संपूर्ण भूभाग पर एक निरंकुश राजा का शासन था। यानी कि भूलने का मतलब है कि आप लोग पढ़े होंगे कि ऐसा राजा जिस पर किसी का कोई अंकुश नहीं था, यानी कि वो कुछ भी काम करता था तो कभी भी अपने मंत्रिमंडल मंडल से या जो उसके चाहने वाले लोग होंगे, जो उसके अच्छा चाहने वाले लोग होंगे, उनसे वो पूछा नहीं करता था, बिन माने ढंग से वो काम करता था और जनता पे वो क्या करता था? अत्याचार करता था। तो उस जो शासन व्यवस्था है, तो जब वहां पे क्रांति हुई और लुई सेल्वा को जब 1789 में जब फांसी दिया गया, तो उसके बाद से वहां पे अब एक बात की जो सबसे बड़ी टेंशन थी लोगों के पास कि हमने तो लुई सेल्वा को हटा दिया हमारे पास से, जो राजा का जो शासन था, जो राजतंत्र जो हमारे पास चल रहा था वो खात्मा हो गया। तो अब हम लोग क्या करें? हम लोग अपना सरकार को कैसे चलाएं? हम लोग अपने
जनता को कैसे ठीक रखे। तो इन सब बातों पे वहां पे बहस हो रही थी। तो जैसे जैसे फ्रांस में क्रांति हुई, लेकिन जैसे फ्रांस में क्रांति हुई तो लोग वहां पे संवैधानिक तौर पे लोकतंत्र को वहां पे स्थापित किए। लेकिन जब क्रांति से मैं अगर पहले की बात करूं, अगर मैं क्रांति से पहले की बात करूं कि जब क्रांति नहीं हुई थी तो उससे पहले भी कुछ घटना घटी थी, तो आप देखोगे कि क्रांति से पहले जितने भी राजनीतिक और जितने भी संवैधानिक बदलाव हुए, अगर क्रांति से पहले देखोगे तो जितने भी राजनीतिक और संवैधानिक बदलाव हुए, तो जिसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, उसमें आपको प्रभु सत्ता राजतंत्र से निकलकर फ्रांसीसी नागरिकों के समूह में हस्तांतरित हो गई। तो अगर आप क्रांति से पहले देखोगे तो पूरी जो राज व्यवस्था थी, जो पूरा जो साम्राज्य था, वो क्या था, वो एक क्या था, वो एक राजनीतिक संवैधानिक बदलाव हुआ। कब? क्रांति से पहले जो साम्राज्य था, वो साम्राज्य कैसा था, पूरी तरह से राजतंत्र सरकार था, एक निरंकुशवाद का सरकार था। लेकिन जैसे क्रांति खत्म हुई तो उसके बाद जो प्रभु सत्ता था, यानी कि जो एक आदमी जो पूरा देश को चलाता था, वहां से वो शासन व्यवस्था उठ के ये जो पूरा जो राजतंत्र है, जो प्रभु सत्ता का जो पूरा राजतंत्र था, वो क्या हो गया, वो फ्रांसीसी नागरिकों के हाथ में और फ्रांसीसी नागरिकों के समूह के पास क्या हो गया, चला गया। यानी कि अब जितने भी काम हो गए, जितने भी देश को चलाने वाली जो काम थी, वो कौन क्या करते थे, अब फ्रांस के जो नागरिक है वो क्या करते थे, फ्रांस के नागरिक के जो समूह है वो यहाँ पे क्या करते थे। तो टोटल अगर आज देखेंगे तो 1789 में जब फ्रांस में क्रांति हुई, तो उससे पहले जो फ्रांस में जो सरकार चल रही थी या फ्रांस में जो साम्राज्य चल रहा था, तो एक प्रभु सत्ता की सरकार थी, एक निरंकुश का सरकार था। लेकिन जैसे क्रांति हो गई तो पूरी जो सरकार है, पूरी जो एक सरकार है या पूरा जो साम्राज्य है, पूरा जो शासन है, वो जनता के हाथों में आ गया। तो ये जो राष्ट्रवाद का जो पहला विकास का भावना आप देखोगे तो वो कहां हुआ था, फ्रांस में हुआ था। कितने में? 1789 ईस्वी में पहली बार हुआ था। अब देखो सबसे बड़ा चीज कि क्रांति क्रांति में जब क्रांति हो गया तो लोगों ने क्रांति होने के बाद लोग क्या किए। अब क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि क्रांति होने के बाद लोगों ने क्या किया। तो क्रांति में यह घोषणा की गई कि अब लोगों द्वारा राष्ट्र का गठन होगा और वही क्या करेंगे, देश की नियति, यानी कि देश को कैसे चलाना है, देश को कैसे रखना है, देश का किस्मत क्या होगा, देश का क्या भाग्य होगा, वो सारा कौन तय करेगा। तो राष्ट्र के जो लोग हैं, जो राष्ट्र का जो लोग है, जो फ्रांस के जो लोग हैं, अब वही क्या करेंगे कि क्रांति के बाद यानी कि 1789 के बाद जो पूरा देश को कौन संभालेगा, तो वो जनता संभालेगी। ये घोषणा कर दिया किसने, जितने भी क्रांतिकारी नेता थे, जितने भी क्रांतिकारी थे, उसने क्या कर दिया, घोषणा कर दिया कि लुई सोल्वा के मरने के बाद जो सरकार चलेंगी, उन सरकार पे केवल जनता का अधिकार होगा और जनता ही इनका बागडोर संभालेगी और जनता ही सब कुछ करेगी। ठीक है, ये किसने बोला, जितने भी क्रांतिकारी नेता है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन यहाँ पे आता है। ठीक है, वो क्वेश्चन क्या है हम लोग बताएंगे। ठीक है, तो उससे पहले मैं बता दूं कि जो लोग चैनल पे नए हैं, पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, वो जो लाल बटन, सब्सक्राइब का जो लाल बटन उसको टच करें, साथ में जो बेल का आइकन आता है उसको टच करें और ऑल प्रेस पे टच करें, ताकि जितने भी वीडियो प्रीतम आर्ट्स अकेडमी में डाली जाए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ठीक है, और साथ में आपका जो स्टडी ग्रुप है उसमें भी शेयर कर दीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि किसने किसने शेयर किया है। मैं उनका नाम अगले वीडियो में लूंगा, क्योंकि आप अगर मेरा सपोर्ट करेंगे तो मैं भी आपका सपोर्ट करूंगा। और वीडियो को लास्ट तक देखें, तब आपको समझ में आएगा कि यूरोप में जब राष्ट्रवाद का उदय हुआ, यूरोप के जब लोग देश के बारे में सोचना स्टार्ट किए, तो उसमें क्या क्या चेंजेस आए। यूरोप में जब लुई सोल्वा का शासन था तो उसमें क्या घटना हुई, अभी क्या घटना होगी, बाद में क्या घटना होगी, सारा कुछ मैं पढ़ाऊंगा। और मैं 100% गारंटी देता हूं कि एग्जाम से एक भी क्वेश्चन इस टॉपिक से बाहर नहीं जाने वाला है, मैं जितना जितना क्वेश्चन आपको पढ़ाऊंगा। तो बने रहे प्रीतम आर्ट्स अकेडमी के साथ और शेयर सब्सक्राइब करना ना। अब आप देखोगे कि जैसे फ्रांस में क्रांति खत्म हो गई और लोगों ने अपना सरकार बना दिया, तो अब लोगों के पास एक चीज का टेंशन था कि आखिर हम कैसे बोले कि पहले में जब राजा के साथ जब 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 राजतंत्र हमारे देश में था तो में ऐसा था, और आज हमारा राजतंत्र खत्म हो गया तो हमें क्या परिवर्तन आए। बोलने का मतलब है कि जब आप क्लास 2 में थे या क्लास 9 में थे, तो आपके पास जो जो चीज थी, आपने जो जो चीजें सीखी थी, हो सकता है कि क्लास 10 में जब आपका विकास हो गया तो आपने उससे उससे अच्छे अच्छे चीजें सिखाई। बात क्लियर है। जैसे बोलने का मतलब है कि कोई दो लड़का है, एक ए है और एक बी है। तो बी जो है वो जाहिर सी बात है कि वो सरकारी स्कूल में पढ़ता होगा,
सरकारी स्कूल में पढ़ता होगा, और जो जो ए है वो सरकारी स्कूल में पढ़ता होगा, और बी जो है वो सीबीएसई पैटर्न वाले स्कूल में पढ़ता होगा, तो दोनों में आप एक चीज देखोगे कि इसकी जो इंग्लिश होगी सीबीएसई पैटर्न की वो अच्छी होगी, जबकि जैक बोर्ड का जो इंग्लिश होगा थोड़ा खराब होगा, जो आजकल हम लोग मार्केट में देखते हैं। इनका दिमाग थोड़ा तेज होगा लेकिन इनका दिमाग थोड़ा कम तेज होगा, लेकिन ऐसा कुछ बात नहीं, मैं समझाने के तौर पे बात कर रहा हूँ। तो जैसे ये फ्रांस में क्रांति हुई, और फ्रांस में क्रांति होने के बाद लुई सोल्वा का सरकार गिरा और लोगों ने अपना जब सरकार बनाया, तो सबसे पहले उसने कुछ प्रतीकों को, कुछ चीजों का चेंजेस किया, क्योंकि देखो जब तक चेंजेस नहीं होगा तो लोगों को कैसे पता चलेगा कि हमारा देश आजाद हुआ है। ऐसा तो नहीं ना होगा कि जब लुई सोल्वा जब शासन किया तो उसने जनता पे पूरा कर थोपा, जनता पे पूरा अत्याचार किया, तो आज फ्रांस में जब लोगों का शासन होगा तो लोग भी सेम वो काम करेंगे। अगर ऐसा करना ही था तो फिर आखिर उन्होंने लुई सोल्वा को क्यों हराया, लुई सोल्वा से क्यों युद्ध लड़ा? क्वेश्चन तो मन में आया होगा। बोलने का मतलब है कि अगर फ्रांस में बदलाव नहीं करना चाहते थे, अगर लोग फ्रांस में बदलाव नहीं करना चाहते थे किसी तरह का, तो आखिर क्यों, ऐसा क्यों हुआ कि जो फ्रांस के लोग हैं वो लुई सोल्वा को हराए? अगर उनको नहीं चेंजेस करना था तो वो लुई सोल्वा के साथी तो ठीक थे। अगर उनको कर में परिवर्तन नहीं करना था, उनको स्टेट में परिवर्तन नहीं करना था, उनको कर व्यवस्था में किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं था, तो आखिर जो जनता है वो लुई सोल्वा को क्यों मारे? कुछ तो रीजन रहा होगा ना। तो जाहिर सी बात है कि वो लोग बदलाव चाहते होंगे। क्या चाहते होंगे? बदलाव चाहते होंगे। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, लुई सोल्वा के साथ लड़ाई लड़ी, और लुई सोल्वा को क्या करा दिया, वो हरा दिया गया। बात क्लियर है? लेकिन जब लड़ाई लड़ ली, अब लड़ाई लड़ने के बाद जब देश में फ्रांस के लोगों का शासन चलने लगा, तो अब यहाँ पे एक फैक्ट आता है, एक चीज डिस्कस करना होगा हमको कि आखिर फ्रांस में जब लुई सोल्वा का शासन था और जब लोगों ने अपने शासन को किया, तो दोनों के बीच में कुछ पहचान को बदलाव किया, कुछ सामूहिक पहचान में बदलाव किया, जिससे लोगों को लगेगा कि नहीं, आखिर में अगर फ्रांस में जब लुई सोल्वा का शासन था या अब हमारी शासन है तो चेंजेस करेंगे ना, चेंजेस करेंगी ना। क्योंकि आप देखोगे जब कांग्रेस की सरकार था तो आपको तो पता ही कि क्या हाल था, लेकिन आज अगर बीजेपी की सरकार है तो क्या चेंजेस हुआ, बहुत कुछ में परिवर्तन हुआ। तो उसी तरह जब फ्रांस के जब जब लुई सोल्वा का शासन था और आज जब किसका शासन है, लोगों का शासन है, तो लोगों ने क्या किया कि फ्रांस में लोगों के बीच सामूहिक पहचान पहचान के लिए क्रांतिकारियों ने कुछ कदम उठाए कि अब लोगों का शासन है, अब जनता का शासन है, अब फ्रांस की जनता फ्रांस पे शासन करने वाली है। तो उसके लिए पहले तो कुछ ना कुछ तो बदलाव करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो नए नियम लागू करने पड़ेंगे, कुछ ना कुछ तो और सारे मोरल फैक्ट लाना पड़ेगा। तो उन सारे बदलावों के लिए सबसे पहले क्या किया, जितने भी फ्रांस के क्रांतिकारी समूह के लोग थे वो लोग क्या किए कि फ्रांस में कुछ कुछ सामूहिक पहचान को ऐड किए या उसको चेंज किए। क्या क्या, या तो ऐड किए या चेंज किए। तो क्वेश्चन आपका कैसे बन सकता है, ये जो नंबरिकल, ये हाई नंबरिकल क्वेश्चन कैसे बन सकता है, यानी ज्यादा नंबर का कैसे क्वेश्चन बन सकता है, पूछ देगा आपसे कि फ्रांस के लोगों के बीच अपने सामूहिक पहचान को किस तरह उन्होंने बदला, या अपने सामूहिक पहचान के लिए फ्रांस के लोगों ने क्या क्या किया। तो आप देखोगे तो सबसे पहले मैं बात करूं, अगर कुछ कुछ कारण है, जैसे कि मैंने यहाँ पे टोटली 8 कारण लिखा है, देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, मैंने टोटल 8 कारण दिए हैं जो फ्रांस के लोगों ने जब लुई सोल्वा का विघटन किया गया उसके बाद अपना जब शासन चलाया तो उन्होंने कुछ कुछ परिवर्तन किए। तो आप देखोगे कि पहला मैं बात करूं तो पहला क्या है, जो पितृभूमि है और जो नागरिक है, जो पितृभूमि है या नागरिक है, जो पितृभूमि और नागरिक जैसे विचारों ने क्या किया, एक संयुक्त समुदाय के विचार पर बल दिया, जिससे संविधान के अंतर्गत अंतर्गत समान अधिकार प्राप्त थे। बात को समझो, यहाँ पे मैं क्या बोलना चाहता हूं। अब वहां पे जो लोगों की जो सोच थी वो पितृभूमि, यानी कि वो लोग जहां पे रहते हैं पितृभूमि हो, या जो नागरिक का जो अपना सोच हो, उनको क्या किया लोगों ने मिलाया, और मिलाने के बाद एक संयुक्त संविधान पर, एक संयुक्त समुदाय पर क्या किया गया, विचार किया गया, बल दिया गया, और वो जो संविधान बना उस संविधान में जितने भी लोग हैं सभी लोगों को क्या कर दिया गया, एक अधिकार प्राप्त हो गया। यानी कि यहीं पे जो प्रथम स्टेट हो या द्वितीय स्टेट हो या तृतीय स्टेट हो, उसका क्या किया गया, खात्मा किया गया। तो पहला पॉइंट क्या होगा कि पितृभूमि और नागरिक जैसे विचारों ने एक संयुक्त समुदाय के विचार पर बल दिया, जिससे संविधान के अंतर्गत समान अधिकार प्राप्त थे। ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट देखोगे क्या था
कि अब सबसे पहले जो सेकंड किया, क्योंकि वो पता है कि जब भारत भी आजाद हुआ तो सबसे पहले उन्होंने झंडा चुना था। तो उसी तरह जब फ्रांसीसी लोग जब आजाद हो गए किससे, लुई सोलवा के शासन से, अपने आप को संगठन करके जब शासन चलाने लगे, तो सबसे पहले उन्होंने एक फ्रांसीसी झंडा को चुना, एक झंडा चुना। और वो झंडा बाद में जाके क्या बन गया, एक राजध्वज जो है उसका जगह पे जाके वो बैठ गया। और आज भी जो फ्रांसीसी लोग हैं वो राष्ट्रध्वज को फहराते हैं। तो सेकंड पॉइंट क्या होगा कि एक नए फ्रांसीसी झंडे को चुना गया जिसने राजध्वज की जगह ले ली, और लास्टली वो क्या हो गया, वो ध्वज राजध्वज वो बन जाता है। बात क्लियर है। सेकंड अगर थर्ड पॉइंट की बात करूं, तो जो स्टेट जनरल था, ठीक है, उसका चुनाव कैसे किया गया, सत्र नागरिकों के समूह द्वारा किया जाने लगा। तथा जो जो उसका नाम था, जो स्टेट जनरल था, उसका नाम बदलकर क्या रखा गया, नेशनल असेंबली कर दिया गया। क्या कर दिया गया, नेशनल असेंबली। यानी कि जो फ्रांस में जो चुनाव होता था वो कैसा होता था, वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता था। लेकिन जो स्टेट जनरल था, यानी कि जो फ्रांस का जो सरकार था, उसका नाम बदलकर, यानी कि फ्रांस के संसद का नाम बदलकर क्या रखा दिया गया, नेशनल असेंबली कर दिया गया। पहला काम किसने क्या किया था, जो मातृभूमि नागरिक का विचार लिया और एक संयुक्त विचार पर बल दिया जिसमें सभी को समान अधिकार प्राप्त थे। दूसरा क्या किया गया कि फ्रांसीसी झंडा को चुना गया और उसको राष्ट्रध्वज के रूप में स्वीकार कर लिया गया। तीसरा क्या था कि स्टेट जनरल का जो चुनाव हो गया वो सक्रिय नागरिक समूह के आधार पर, यानी कि सभी लोग जाके वहां पे क्या करेंगे, वोट देंगे और उनको चुनेंगे, और साथ में उसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया, नेशनल असेंबली कर दिया गया। चौथा पॉइंट क्या था कि जितने भी गुणगान जो थे, जितने भी किताबें थे या जो भी कुछ था, वो लुई सोलवा के जो बारे लिखा था, या लुई सोलवा के दादाओं पिताओं के बारे में जो लिखा था, लुई सोलवा के वंशज के बारे में लिखा था, तो उनको हटाकर नए तरह से स्तुतियां, यानी कि नए तरह से उनका वर्णन किया गया, उनके बारे में लिखा गया, फ्रांस के जनता के बारे में लिखा गया, लुई सोलवा के बारे में खराब लिखा गया। और साथ में शपथें ली गई, लोगों ने यह भी शपथ लिया कि मैं फ्रांस में आज से लोकतंत्र स्थापित कर रहा हूं, किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं, छेड़खानी नहीं। साथ में जितने भी लोग शहीद हुए फ्रांस में, जितने लोग शहीद हुए अपने देश को बचाने के लिए, उनका क्या किया गया, गुणगान किया गया। तो चौथा नंबर पॉइंट क्या होगा कि नई स्तुतियां रची गई तथा शपथें ली गई एवं शहीदों का क्या किया गया, यहाँ पे गुणगान किया गया। अगर मैं पांचवा पॉइंट का बात करूं तो आप देखोगे पांचवा पॉइंट क्या है कि एक केंद्र प्रशासनिक व्यवस्था लागू की गई जिसने अपने भूभाग में रहने वाले सभी नागरिकों के लिए क्या कर दिया गया, समान कानून बना दिया गया। तो पांचवा जो पॉइंट देख रहे हो, तो पांचवा पॉइंट क्या है कि एक प्रशासनिक व्यवस्था लागू किया गया, यानी कि फ्रांस में लोग किस तरह से अपना शासन व्यवस्था चलाएंगे, तो एक प्रशासनिक शासन व्यवस्था लागू किया गया जिसने क्या किया कि उस भूभाग पे, फ्रांस के भूभाग पे जितने भी लोग रह रहे हैं या जितने लोग निवास कर रहे हैं, उनके लिए क्या किया गया, एक समान कानून अधिकार बनाया गया। ठीक है। अगर मैं छठा नंबर का पॉइंट की बात करूं, तो जितने भी आंतरिक आयात और निर्यात कर थे, यानी कि जितने भी आंतरिक आयात और निर्यात कर थे, सामान को खरीदने का या वस्तुओं को बेचने पे जितने भी शुल्क लगते थे, जितने भी आयात निर्यात शुल्क थे, कर थे, उसको फ्रांस की जनता ने क्या किया, या फ्रांस का जो लोकतांत्रिक सरकार था उन्होंने क्या किया, उसका पूरी तरह से खात्मा कर दिया। और जो छठा नंबर पॉइंट है, क्या किया गया, जो नापने तोलने की जो प्रणाली है, नापने तोलने की जो व्यवस्था है, उसको क्या किया गया, एक समान व्यवस्था पे स्थापित किया गया। यानी कि नापने तोलने का जो व्यवस्था है वो पूरे फ्रांस में एक जैसा किया गया कि जो नापने की व्यवस्था होगी वो सभी लोग क्या करेंगे, एक जैसे व्यवस्था का प्रयोग करेंगे। अगर मैं आठवां नंबर पॉइंट देखोगे, तो आठवां नंबर पॉइंट में क्या है कि यहाँ पे सबसे बड़ा चीज आपको जानना है कि जो कंफ्यूजन होता है वो लैंग्वेज पे, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है लैंग्वेज पे, क्योंकि भारत में हर तरह का लैंग्वेज बोला जाता है, तो यहाँ पे तो कंफ्यूजन पहले देखेगा। लेकिन फ्रांस में सबसे पहले बात थी कि लोग भी वहां पे क्षेत्रीय बोलते थे, तो अगर क्षेत्रीय बोलिए लोग बोलेंगे तो सबसे बड़ा कंफ्यूजन होगा कि लोग आपस में बात कैसे करेंगे। आप समझो, अगर फ्रांस में अगर लोगों का सरकार बना, जनता अपनी सरकार बनाई, तो जाहिर सी बात है कि हर एक प्रांत से, हर एक क्षेत्र से लोग आएंगे, और लोग आने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे वो आपस में देश के विकास के लिए हो या देश के प्रति जागरूकता के लिए क्या करेंगे, बहस करेंगे। तो जाहिर सी बात है कि अगर वो इंग्लिश से बोल दे और मैं अगर खट्टा से बोलूं तो मेरे को उसका ना समझ में आएगा, ना मेरे को उसका समझ में आएगा। कोई हिंदी से बात कर रहा है, मैं एकदम प्योर बंगाली बोल रहा हूं, तो ना हिंदी वाला मेरे को समझ पाएगा, ना मैं बंगाली वाला समझ पाऊंगा। तो वहां पे एक चीज, इस बात का सबसे बड़ा टेंशन था कि अगर मान लो कि मैं अगर यहाँ से इंग्लिश में बोलूं और जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं तो उनको प्रॉब्लम
प्रॉब्लम हो जाएगी। जैसे मैं अभी हिंदी से पढ़ा रहा हूँ तो इंग्लिश वाले को प्रॉब्लम हो जाएगी, मैं अगर उर्दू से पढ़ाऊंगा तो हिंदी वाले को प्रॉब्लम हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि जो भाषा का जो डिफरेंशिएशन था, जो लोग अलग अलग तरह की जो क्षेत्रीय बोली बोलते थे, तो उनमें एक टेंशन था कि लोग अपना संवाद कैसे करेंगे, लोग आपस में बातचीत कैसे करेंगे। तो सबसे पहले क्या किया, जो जो क्षेत्रीय बोली था उसको हटाया गया, और जो पेरिस का जो फ्रेंच भाषा था, जो पेरिस का जो फ्रेंच भाषा था उसको क्या कर दिया गया, राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार कर दिया गया। यानी कि अब जो जनता होंगी उनको बस फ्रेंच भाषा ही बोलना है और वो फ्रेंच से ही बातें करेंगे, और जितने भी सारे डॉक्यूमेंट्स होंगे, जितने तरह के पार्लियामेंट में जितने भी तरह के काम होंगे, जितने पर नेशनल असेंबली में काम होंगे, सब में कौन सा भाषा का यूज कराया जाएगा, फ्रेंच भाषा का यूज कराया जाएगा। और स्कूलों में भी क्या पढ़ाया जाएगा, फ्रेंच भाषा पढ़ाया जाएगा। ये कब का बात है, जब जब लुई सोल्वा का शासन अंत हुआ और लोगों ने अपनी सरकार की व्यवस्था की, तो उस समय कुछ इस तरह का बदलाव उन्होंने किया था। यहां तक बात क्लियर है, यहां तक बात तो आपने यहां तक तो सारी चीजों को देख लिया कि फ्रांस में जब लुई सोल्वा को हटाने के बाद जब जनता सरकार बनी, तो सरकार बनने के बाद उन्होंने क्या क्या चेंजेस किया या उन्होंने क्या क्या परिवर्तन किया, हम लोगों ने ये तो पहले 8 पॉइंट पे देखा। और ये बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, ये बहुत बार का पूछा हुआ क्वेश्चन है, आप देख सकते हो। और इस बार मैं जानता हूं कि जो सेट में जो परिवर्तन हुआ है उसमें भी ये सारी चीजें पूछे जाएंगी। लेकिन आप देखोगे कि अगर मैं बात करूं कि उसके बाद क्या हुआ, तो सबसे बड़ी बात, जो क्रांतिकारी थे, जितने भी फ्रांस में जो क्रांतिकारी थे, उनका क्या मानना था कि क्रांतिकारियों ने यह भी घोषणा की थी कि फ्रांस में राष्ट्रवाद का यह भाग्य और लक्ष्य था कि यूरोप के लोगों को निरंकुश शासकों से मुक्त कराएगा। तो सबसे बड़ा यहाँ पे एक पॉइंट था कि आखिर ये सारा कुछ होने के बाद जो यूरोप यूरोप में जो क्रांतिकारी लोग थे उनका बस एक ही चीज का कहना था कि यूरोप के लोगों को जो राष्ट्र में गठित करना है, यानी कि जो लोग अलग अलग प्रांतों में बढ़ चुके हैं उन प्रांतों को एक जगह क्या करना है, इकट्ठा करना है। क्योंकि हम लोगों ने क्लास 9 पे पढ़ा है कि जब लुई सोल्वा जब शासन कर रहा था तो पूरा देश वो अलग अलग भाग में बढ़ चुका था। तो फिर फ्रांस को एक जगह क्या करना है, गठित करना है। और गठित करने में जो फ्रांसीसी क्रांतिकारी है, जो फ्रांसीसी क्रांतिकारी है वो क्या करेंगे, मदद करेंगे। तो एक सबसे बड़ा यहाँ पे मेजर पॉइंट था कि आखिर लोगों को किस तरह से मिलाया जाए, जो अलग अलग प्रांत में जो पूरी देश बढ़ चुकी थी उस देशों के लोगों को कैसे मिलाया जाए। तो ये बात पे थोड़ा टेंशन था और बहस था। तो उसके लिए क्या किया गया कि जो शिक्षित वर्ग थे, हम लोगों ने जाना था कि बीच में जब 3 स्टेट में फ्रांस बटी हुई थी, प्रथम स्टेट, द्वितीय तृतीय स्टेट, तो लास्ट में फ्रांस के क्रांति के कुछ साल बीचों बीच में एक चौथे स्टेट का निर्माण हुआ था, जिसका हम लोगों ने नाम दिया था मध्यम वर्ग। ठीक है, तो जितने भी मध्यम वर्ग में जितने भी छात्र, मध्यम वर्ग में कौन थे, जो लोग पढ़े लिखे लोग थे, जो शिक्षित लोग थे, तो एक नए मध्यम वर्ग का जो निर्माण हुआ। तो सबसे बड़ी जो फ्रांस में जो क्रांति हुई, और क्रांति में जो अलग अलग देश को बांधने का काम करे, या तो फिर मैं बोल सकता हूँ जो लोग देश जो फ्रांस से अलग हुए थे उनको जो बांधने का काम किया, उनको एक जगह इकट्ठा जो करने का काम किया, वो कौन किया, वो जो मध्यम वर्ग जो उदय हुआ था। तो मध्यम वर्ग के मैं बोल सकता हूँ जितने भी छात्र हैं या जितने भी शिक्षक हैं और जितने भी अन्य सदस्य हैं, उन्होंने क्या किया कि जो अलग अलग देश में जो देश हमारी बटी हुई थी, जो फ्रांस जो बटा हुआ था, उसको क्या किया, एकत्र करने का काम किया। तो एकत्र करने के लिए, लोगों को इकट्ठा करने के लिए सबसे पहले उन्होंने क्या किया, एक संगठन बनाया, एक क्लब बनाया, और उस क्लब का क्या नाम था, जैकोबिन क्लब। क्या नाम था, जैकोबिन क्लब की स्थापना करी। और वो स्थापना क्यों किया, ताकि लोग जैकोबिन क्लब में जुड़ते जाए और एक बहुत बड़ा समूह में हम लोग क्या करें, एक मध्यम वर्ग का निर्माण करें, और जो फ्रांस अलग अलग भाग में जो बटा हुआ था उनको क्या कर सके, हम लोग एक जगह इकट्ठा कर सके। तो सबसे पहले क्वेश्चन आपके पास बन सकता है कि आप बताइए कि जैकोबिन क्लब की स्थापना किसने की थी। तो तुमको क्या मानना है, मध्यम वर्ग ने जैकोबिन क्लब की स्थापना की थी। तो जैकोबिन क्लब के अंतर्गत अगर आप जैकोबिन क्लब के बारे में देखोगे, तो जैकोबिन क्लब की जितनी भी गतिविधियां थी, जो भी जैकोबिन क्लब के लोग करते थे, जैकोबिन क्लब के सदस्य जो भी करते थे, जितने तरह के अभियान करते थे, तो उन अभियानों में जितने भी तरह के फ्रेंच सेनाओं को देखोगे, उनका रास्ता पूरा तरह से क्लियर हो चुका था। कैसा रास्ता क्लियर हो चुका था, तो जो देश है, जो हॉलैंड में बोलो, बेल्जियम में बोलो, स्विट्जरलैंड में बोलो, और जो इटली में बोलो, तो ये सारा जो देश अलग अलग तरह से बढ़ चुका था। तो वो जैकोबिन क्लब ने क्या किया, उनको मिलाने का काम किया। तो इसलिए मैंने लिखा है कि जैकोबिन क्लब की जितने भी अभियान थे या जितने भी गतिविधियां थी, तो उनसे क्या हो गया, जो फ्रेंच सेना का रास्ता क्या हो गया, तैयार किया हो गया।
जो 1790 के दशक में, यहाँ पे देखने एक वर्ड है, यहाँ पे आप देखोगे दशक, तो दशक माने क्या होता है 10, दशक माने क्या होता है 10, यानी कि मैं बोल सकता हूं कि दशक माने कितना, मैं बोल सकता हूँ 10, तो यहाँ पे अगर 1790 में मैं अगर 10 ऐड कर दूंगा तो कितना बनेगा 1800। तो 1700 से लेके 1800 ईस्वी तक क्या हो गया कि जो लोग हॉलैंड में रहते थे, जितने भी सेना, मतलब किसका सेना मैं बात करूं, क्रांतिकारी सेना, या जितने भी बेल्जियम हो गए, जितने भी स्विट्जरलैंड में, जो जितने भी लोग इटली के जो लोग थे, वो लोग क्या हो गए 1700 से लेके 1800 के दशक में वो लोग जाके कहां से कहां मिल गए, फ्रांस में मिल गए, और एक बहुत बड़ा एक राज्य का निर्माण हुआ। तो इसलिए मैंने ये सारा कुछ लिखा था यहाँ पे। साथ में आप देखोगे कि जैसे ही लोगों ने जैकोबिन क्लब के साथ मिलना स्टार्ट किया, जैकोबिन क्लब का विस्तार हुआ, तो वैसे ही लोगों का एक चीज यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि जितने भी क्रांतिकारी योद्धा थे, जितने भी क्रांतिकारी युद्ध हुए, तो उनके शुरू होने के साथ ही फ्रांसीसी सेनाएं क्या करने लगे कि राष्ट्रवाद के विचार को विदेशों में ले जाने लगे, और यहीं से स्टार्ट होता है कि अलग अलग देशों ने ये जो राष्ट्रवाद के प्रति की जो भावना है उसको अपने अंदर समाया, और हर एक देश में धीरे धीरे जाके उपनिवेश का खात्मा हुआ, राजतंत्र का खात्मा हुआ, और वहां पे क्या हो गया, लोगों का शासन चलने लगा। तो उसी तरह हमारे देश में भी, इंडिया में भी सेम घटना घटी। तो यहां तक हम लोगों ने टोटल एक चीज देखा है कि लुईस वर्वाल जब जिंदा था तो उस समय उसका जो राजकाज था वो पूरा निरंकुश था, और 1789 के बाद लोगों ने क्या किया, अपना सरकार बनाया, अपना सामुदायिक सरकार बनाया। सरकार बनाने के लिए उसने कुछ कुछ चेंजेस किए, यानी कि संविधान का निर्माण किया। तो उसमें सबसे पहले क्या किया कि जितने भी लोग फ्रांस के थे उनको क्या क्या कर दिया गया, समान अधिकार प्राप्त किया, नया झंडा को ले लिया। साथ में जो वहां पे जो जनरल का जो चुनाव होता था उसको सामूहिक रूप से कर दिया कि सबको भाग लेना है, उसका नाम बदलकर नेशनल असेंबली कर दिया। साथ में क्या किया, नए नए तरह के स्तुतियां, नए तरह के शपथें, और बहुत तरह चीजें का परिवर्तन हुआ। साथ में जो केंद्र व्यवस्था था उसको चेंज करके सभी लोगों के लिए समान कानून बना दिया, एक कानून व्यवस्था के तहत सबके लिए क्या कर दिया, समान कानून व्यवस्था बना लिया। जितना भी तरह का आयात और निर्यात कर था उसको समाप्त कर दिया। साथ में जो नापने तोलने की व्यवस्था थी उसमें भी चेंजेस किया, और जो क्षेत्रीय बोली की जगह क्या किया, पेरिस का जो फ्रेंच भाषा है उसको राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया। और सबसे बड़ा भूमिका कौन निभाया था, जैकोबिन क्लब के जो सदस्य थे, यानी कि जो मध्यम वर्ग के सदस्य थे, उन्होंने सारा एक मैं बोल सकता हूं एक मुख्य भूमिका निभाई। क्यों? क्योंकि जैकोबिन क्लब के सदस्य ने क्या किया कि फ्रांस का मैं बोलूं या जर्मनी का मैं बोलूं, उनका क्या किया, एकीकृत किया, उनको एक जगह इकट्ठा करने का वो काम किया। साथ में यही जो फ्रांसीसी क्रांतिकारी के जो क्रांतिकारी थे वही लोग क्या करने लगे कि धीरे धीरे राष्ट्रवाद के विचार का भावना पूरे देश में फैलाने लगे। ठीक है, तो ये आपको टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा जितना कुछ मैंने बताया है। ठीक है, अब हम लोग जो नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे नेपोलियन के बारे में, कि नेपोलियन के उदय के बारे में पढ़ेंगे, नेपोलियन ने क्या क्या काम किया। तो आपके पास क्वेश्चन एक आता है कि जर्मनी की एकीकरण में नेपोलियन की क्या भूमिका थी, तो हम लोग उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले ये जो सारा चीज आपको इस बोर्ड पे दिख रहा है, पहले आप उसका क्या कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, और उसका आप लोग नोट्स भी कर लेना ताकि आपको एक अच्छा खासा नंबर मिले। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, क्योंकि मेरे पास जितना नॉलेज होता है मैं आपको देने का काम करता हूँ। बस आपको भी एक काम करनी है कि ये जो वीडियो है, आपका जो व्हाट्सएप ग्रुप होता है, जाहिर सी बात है कि आपके तो व्हाट्सएप ग्रुप होंगे, तो उन सारे व्हाट्सएप ग्रुप में आप क्या करो, शेयर कर दो पहली बात। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट में बताना कि सर आपने शेयर क्या कि नहीं। ठीक है, ये भी बताना, वीडियो आपको कैसा लगा वो भी बताना। ठीक है, और साथ में जो लोग चैनल पे नए हैं, जो लोग चैनल पे नए व्यूअर्स हैं, मैं बोलूंगा कि सबसे पहले जो प्रीतम आर्ट्स एकेडमी में जो सब्सक्राइब का जो एक रेड कलर का बटन आता है उसको टच करें, बेल आइकन आता है उसके ऑल पे प्रेस करें, ताकि जितना भी वीडियो मैं प्रीतम आर्ट्स एकेडमी में डालूं, क्लास 10 का, क्लास 9 का, या क्लास 12 का, या क्लास 11 का, तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप अच्छे से सीख पाओ। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो।